Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I Devesh Parmar welcome you all on PN Institute. आज हम स्टैंडर्ड 10 का दूसरा एक चैप्टर देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो चैप्टर का नाम दिया गया है और इसमें से हमें कई बार सेक्शन ए एंड सेक्शन सी यानी 1 मार्क 2 मार्क वाले जो 1 मार्क वाला और दूसरा जो 3 मार्क वाले क्वेश्चन हैं उसमें से कई बार इसमें से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है जहाँ पे आपको हमारे इंडिया की इकोनॉमी के बारे में पता चलेगा, है ना। तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा, ऐसा चैप्टर है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि मैंने इकोनॉमिक्स में कुछ बोरिंग लगता है, पर अगर हम उसको समझ के करेंगे और हमारे देश के इकोनॉमी के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो समझने का ट्राई करेंगे तो वो कंसेप्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले बताया इंट्रोडक्शन में कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी क्या, कि आज हम देखते हैं तो दुनिया में हर कोई की जो लाइफस्टाइल है वो अलग अलग है ना। कोई है जो एकदम लग्जरियस लाइफ जीता है, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे उनको खाने के भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है वो हर कंट्री के अंदर होता है कि भाई हर लोग अमीर नहीं होते, हर लोग गरीब नहीं होते। तो ये जो लोअर एंड अपर, रिच एंड पुअर का जो डिफरेंसेस है तो वो हमें हर कंट्री में दिखाई देता है ना। तो हर कंट्री चाहती है कि उनकी कंट्री के लोग और उनकी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि भाई हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहेंगे, है ना। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल्स लाइफ, है ना। कि मेन क्या है, हमारे सभी लोगों का जो ओवरऑल लाइफ है, इंडिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं तो सभी लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, किस तरह से हम हमारा जीवन जीते हैं, लाइफ जीते हैं, वो सब डिपेंड करता है और इसे हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं नॉट ओनली मनी बट बेटर लिविंग, कि भाई इकोनॉमी यानी हम इकोनॉमी ऐसा मानते हैं कि इकोनॉमी यानी क्या, पैसा। पर खाली इकोनॉमी यानी नॉट ओनली मनी, है ना। पैसा अकेला ही इकोनॉमी को नहीं डिस्क्राइब करता है, उसके साथ साथ हमारा बेटर लिविंग जो है वो भी उसमें आ जाएगा। तो उसके लिए जो डेफिनेशन दी है उसमें 3 चीज़ें यहाँ पे हमें बताई गई है कि 3 चीज़ों से हम हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है वो देख सकते हैं। सबसे पहले है नेशनल इनकम, है ना। तो कोई भी कंट्री की नेशनल इनकम क्या है और उसके अंदर जब कांस्टेंट इंक्रीज होता है, हमारी जो कंट्री की अर्निंग मनी है उसका ग्रोथ कैसा होना चाहिए, अपसाइड जाना चाहिए। तो जब भी मानो कि भाई 2005 में हमने 1 करोड़ रुपए कमाए तो 2006 में अगर जब आगे जाएंगे तो वहाँ पे 1 करोड़ के 2 करोड़ हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई भी कंट्री है या पर्सनल लाइफ में भी अगर हम हैं, हमारी बात करते हैं, तो जब हम वहाँ से इंक्रीज करते हैं, है ना, सो कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। कि अगर हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, है ना, बढ़ने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, कम हो तो फिर वो हमारा डेवलपमेंट नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी क्या, तो अगर हम हमारे कंट्री की जितनी भी पब्लिक है वो पब्लिक को अगर हम डिवाइड करते हैं हमारे कंट्री के इनकम के साथ, कि जितनी भी पॉपुलेशन है उसको अगर हम कंट्री की इनकम के साथ डिवाइड करते हैं और जो हमें मिलता है उसे हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम। यानी भाई हमारे इंडिया में 100 लोग रह रहे हैं
और हर लोग जिसकी इनकम 1 रुपया है तो पर कैपिटा इनकम क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम हुआ 1 रुपया, क्योंकि 100 लोगों का 1-1 रुपया इनकम है ना। तो इस तरह से जो एवरेज निकलता है दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एंड लास्ट है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो हमारा स्टैंडर्ड लिविंग है कि किस तरह से हम लाइफ जीते हैं। तो उसमें पब्लिक की जो बेटर लाइफ है तो उसमें भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि कोई गरीब है तो साइकिल चलाएगा, और जैसे ही उसको सैलरी में इंक्रीमेंट मिल गया, 10,000 कमाता था 50,000 कमा रहा है, तो पैसे बढ़ गए तो वो क्या करेगा, बाइक लाएगा। तो इसका डेवलपमेंट हुआ। बाइक से फिर और अच्छा डेवलपमेंट हुआ और उसको नई जॉब मिल गई, 1 लाख सैलरी हो गई उसकी, तो वो कार खरीदेगा, कार में घूमेगा, तो है ना। तो ये क्या हुआ, उसकी लाइफ में बेटर हुआ, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम हमारी इकोनॉमी को डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा डेफिनेशन बताया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं। ओके, तो 3 चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कहेंगे, किसको कहेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट, इंक्रीज, कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सेकंड, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। एंड थर्ड, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। तो अगर ये तीनों में डेवलपमेंट होता है तो हम इसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से एक डेफिनेशन दिया है व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसमें ये 3 पॉइंट आएंगे। कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, कांस्टेंट इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एंड कांस्टेंट इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट टॉपिक, जो ये 3 चीज़ हमने जो देखी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड, तो उसको ही हम और अच्छे से समझते हैं। तो ये आगे हमने अभी जो देखा है ना कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं। तो जब भी हम कोई भी हमारे कंट्री की जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम को अगर हम बताएंगे तो उसे हम कहेंगे नेशनल इनकम, यानी हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं सबकी इनकम इसमें आ जाएगी। दूसरा है पर कैपिटा इनकम, यानी पर पर्सन जितने भी हमारे कंट्री में लोग हैं, और उसको हम नेशनल इनकम को डिवाइड करेंगे पॉपुलेशन के साथ, और जो हमें मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। एंड लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी फैसिलिटी अच्छी होना, लाइफस्टाइल अच्छी होना, उसमें फूड, क्लोथ, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ सेंटर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में आएगी कि भाई हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो और अच्छा हो। तो ये सभी चीज़ें मिलके हमारा डेवलपमेंट करती है ना। आगे बताया है कि अभी ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने देखा, उसकी डेफिनेशन देखी, टर्म देखे, और उसमें कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस होता है। तो उसमें हम आगे एक टॉपिक दिया है जिसमें बताया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहेंगे एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसे कहेंगे। 3 मार्क में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंसेस में भी ये पूछा जाता है कि भाई डिफरेंस बताओ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है। तो एकदम इजीली आपको यहाँ पे बताया गया है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। आप खाली इतने भी पॉइंट अच्छे से याद कर लो तो आराम से आपको फुल मार्क मिल सकते हैं, है ना। तो पहला यहाँ पे दिया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कैसा है, क्वालिटेटिव। कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसे कहेंगे, तो हम क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। मानो कि हमने एक होटल डाली है, तो जब भी कोई नई होटल हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा, क्वालिटी देनी पड़ेगी। क्वालिटी अच्छी देंगे तो लोगों को टेस्ट अच्छा आएगा, खाना भी अच्छा है तो लोग खाने के लिए ज़्यादा आएंगे, है ना। तो अगर हम क्वालिटी देते हैं तो वो क्या हो गया, हमारा डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है, तो वो क्वांटिटेटिव होता है। अभी हमने होटल में क्वालिटी दी तो क्या होगा, हमारा प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस कैसा होगा, तो भाई हमारे यहाँ पे क्वालिटी अच्छी आ रही है, खाने का टेस्ट सबको पसंद आया, तो वो लोगों को एडवर्टाइजिंग अपने आप हो जाएगी। रोज़ जो 50 लोग खाने आते थे 70 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब लोग ज़्यादा खाने आ रहे हैं तो हमें क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा।
टेबल्स बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें हम क्वालिटी देते हैं, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में फिर वो क्वांटिटेटिव होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये फर्स्ट स्टेज है, सबसे पहले हम डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, है ना, तो फर्स्ट स्टेज के बाद वाला जो होता है उसे हम प्रोग्रेस कहेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद जो होता है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बताया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इट्स अ क्वालिटेटिव एंड इट्स अ फर्स्ट स्टेज। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो क्वांटिटेटिव होता है और वो सेकंड स्टेज होता है, स्टेज आफ्टर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, दूसरा पॉइंट है कि अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि भाई कोई भी चीज़ हम टेक्नोलॉजी, रिसर्च या अच्छी मेथड यूज़ करते हैं और वो मेथड यूज़ करके अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं या कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे एग्रीकल्चर का कि भाई अगर हमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइब्रिड सीड्स, इरिगेशन, मशीन्स, ये सब का हम यूज़ ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमने क्या किया, क्वालिटेटिव, है ना, क्वालिटी बढ़ाई, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ की, सीड्स जो हम नॉर्मल डाल रहे थे उसकी जगह भी हाइब्रिड सीड्स डालने लगे, तो ये सब चीज़ों के कारण क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो अगर हम कोई भी चीज़ में उसकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, जैसे कि हमने लैंड के अंदर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए हमने सीड्स इंप्रूव किए, तो वो हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में क्या है, पर अगर हम क्या करते हैं, मोर लैंड एंड मोर लेबर, कि भाई हमारे पास 1 बीघा ज़मीन थी, वहाँ पे हमने जो ग्रो किया तो उससे हो ही रहा था, पर हमने उतनी ही दूसरी ज़मीन खरीद ली तो लैंड बढ़ा दी, लेबर हम वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे थे हमने 20 कर दिए, तो यहाँ पे हमने क्या बढ़ाया, क्वांटिटी बढ़ाई, है ना। प्रोग्रेस में क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ती है। तो जो प्रोडक्शन है वो 1 बीघा में से जो क्रॉप ग्रो हो रहा था अब 2 बीघा हो गया तो प्रोडक्शन बढ़ गया, पर ये प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ा के बढ़ा, है ना, तो उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ओके, पर यहाँ पे हम क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, हमने सीड्स की क्वालिटी बढ़ाई, यहाँ पे हमने क्वांटिटी बढ़ाई, यानी यहाँ पे क्या किया, लैंड को हमने डबल कर दिया, तो ये हो गया इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बराबर। तो ये सेकंड पॉइंट दिया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लैंड जो है उसको अगर डबल करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, और अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे सीड्स अच्छे क्वालिटी के डालते हैं, इरिगेशन, अच्छी टेक्नोलॉजी, रिसर्च करके ये सब किया, तो वो हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट दिया है कि डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, उसके हिसाब से भी हम डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस देख सकते हैं। तो अगर कोई भी कंट्री की जो नेशनल इनकम है, अगर नेशनल इनकम बढ़ती है कौन से कंट्री की, डेवलपिंग कंट्री की, है ना, जो देश डेवलपिंग कंट्री में आते हैं और वो डेवलपिंग कंट्री वाले लोगों की इनकम और नेशनल इनकम में इंक्रीज होता है तो हम उसे कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये टर्म जो है वो स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, बराबर, कि डेवलपिंग कंट्री के अंदर नेशनल इनकम इंक्रीज हुई तो वो क्या कहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर अगर नेशनल इनकम जो है वो डेवलप्ड कंट्री, कि वो पहले से ऑलरेडी डेवलप्ड ही है, अमेरिका है जैसे, तो वो डेवलप्ड कंट्री में आता है और उसकी नेशनल इनकम में जब इंक्रीज होता है ना, तो ये जो हुआ उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बराबर। तो इस तरह से यहाँ पे तीन पॉइंट दिए हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के। तो आपको इसमें इतनी चीज़ें मेन याद रखनी है। पहला पॉइंट दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, क्वालिटेटिव है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्वांटिटेटिव है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज है,
इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद का स्टेज है। सेकंड पॉइंट है कि हम प्रोडक्शन कैसे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें अगर हम हाइब्रिड सीड्स यूज़ करके रिसर्च करके क्वालिटी बढ़ा के प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। पर अगर हम यहाँ पे लैंड एंड लेबर को इंक्रीज कर देते हैं और उससे प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ। ओके, तीसरा पॉइंट है डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री। अगर डेवलपिंग कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो वो हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड अगर डेवलप्ड कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो उसे कहेंगे इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। ओके, तो बस ये 3 चीज़ें इसमें हमें याद रखनी अच्छे से, तो आपको आराम से इसमें 3 मार्क मिल सकते हैं। चलो तो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, कि अभी कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलपिंग कंट्री के फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसके कंट्री के कैरेक्टरिस्टिक हम क्या कह सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जब 2004 में है ना, 2004 में एक रिपोर्ट जब बनाया गया तो उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि अगर कोई भी कंट्री की इनकम $735 होती है, बराबर, इतनी अगर इनकम है और उसके ऊपर, तो उसे हम डेवलप्ड कंट्री में गिरेंगे। उसके अलावा बाकी जो होंगे तो वो सारे लोग जो है उसको हम डेवलपिंग कंट्री में गिना जाएगा। तो ऐसे ही कुछ फीचर जो है कि भाई कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया जैसे है, वो अभी डेवलप हो रही है ना, तो उसे हम डेवलपिंग कंट्री कहेंगे। तो उसके अंदर हमें कैसे कैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, उस कंट्री में क्या हमें माहौल देखने को मिलता है, किस तरह से लोग रहते हैं, वहाँ पे पुअर्टी कितनी होती है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। टोटल यहाँ पे ऐसे 9 टॉपिक दिए हैं, इसके अंदर हमें 9 पॉइंट्स देखने हैं। पहला है लो पर कैपिटा इनकम, है ना, कि भाई हमारी जो कंट्री है, कोई भी है ना, कोई भी डेवलपिंग कंट्री होगी तो वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम आगे हमने देखा था ना, किसे कहेंगे, अगर नेशनल इनकम को हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम मिलता है। तो ऐसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो नेशनल इनकम है वो भी कैसी रहती है, लो रहती है। क्यों? दूसरा रीज़न है कि भाई पॉपुलेशन बहुत ही हाई होती है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी और सामने जॉब कम होते हैं तो सैलरी भी उनको कम मिलती है, यानी पॉपुलेशन हाई एंड इनकम लो। ये हमें लो पर कैपिटा इनकम वाला फीचर डेवलपिंग कंट्री में दिखाई देता है ना। दूसरा, अगर इनकम लो है तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी लो होगा। पैसे है ही नहीं तो स्टैंडर्ड लाइफ कैसे जिएंगे, अच्छी लाइफ कैसे जिएंगे, है ना। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो मिल जाएगी, पर लग्जरियस लाइफ करना है तो वो हम नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है लो पर कैपिटा इनकम। इसमें क्या होगा, एक जो हमारी इनकम है वो लो होगी, पॉपुलेशन हाई होगा, इनकम लो होने के कारण लिविंग स्टैंडर्ड भी लो होती है। सेकंड है पॉपुलेशन जो है वो बहुत हाई रहती है। कितनी हाई होती है, तो एवरी ईयर हम देखें तो 2% और उससे भी ज़्यादा भी बढ़ सकती है। यानी अगर कोई भी कंट्री में जितनी भी पॉपुलेशन है तो हर साल उसमें 2% और उसमें ऐड हो जाएंगे। मानो कि भाई हमारे इंडिया में 100 करोड़ की पॉपुलेशन है तो नेक्स्ट ईयर इसमें 2 करोड़ या उससे भी ज़्यादा ऐड हो सकते हैं। तो इतना फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रहता है। तीसरा पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकम लो है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग कैसे पैसा कमाएंगे कि भाई जिससे हमें इन्वेस्टमेंट कम करना पड़े, है ना। अगर कंपनीज डालनी है, बड़े बड़े मॉल्स डालने हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। पर हमारी कंट्री के पास पैसे कम हो, अगर हम डेवलप अभी हो रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर हम
एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऐसा ही इंडिया में अगर हम देखें तो 60% लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रह के उसी में से पैसा कमाते हैं, है ना, उसी से उनका लाइफ चलता है। और अगर हमारी नेशनल इनकम में भी देखें तो 26% का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से जाता है। यानी हमारा एक देश जो है वो खेती प्रधान देश हम कहते हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा होता है। कितना? 60% लोग जो है वो उसी से अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। एंड सेकंड पॉइंट, 26% जो है उसका हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा नेशनल इनकम में। चौथा पॉइंट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अभी जो इनकम है लोगों की, है ना, आगे जो हमने पर कैपिटा इनकम देखा कि भाई 100 लोग हैं और 100 रुपया हमारी टोटल इनकम आ रही है, पर वो सभी लोगों का 1-1 रुपया तो नहीं होता है ना। कोई मैनेजर है, कोई कंपनी का मालिक है, कोई वर्कर है, तो कोई 10 रुपया कमा रहा है, कोई 1 रुपया कमा रहा है, कोई 5 रुपया कमा रहा है। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग मिलता है। हमारे इंडिया में अगर हम देखें और जनरली जो यहाँ पे दिया गया है जैसे कि भाई 20% रीच पीपल है। डेवलपिंग कंट्री में हमें क्या देखने को मिलता है? तो 20% रीच पीपल के पास नेशनल की 40% इनकम होती है, यानी बहुत सारा पैसा खाली 20% लोगों के पास है। और दूसरी तरफ जो 20% पुअर है, वो 20% पुअर के पास सिर्फ 10% ही नेशनल इनकम का पैसा है। यानी पुअर के पास कम है, ज़्यादा पुअर के पास कम पैसे हैं, एंड कम अमीर लोगों के पास ज़्यादा पैसे है ना। तो ये डिफरेंसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जहाँ पे हमें ये डिफरेंसेस देखने को मिलता है कि अमीर लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, 20% रीच पीपल के पास 40% इनकम है कंट्री की, एंड 20% पुअर पीपल के पास ओनली 10% इनकम है ना। तो इस तरह से ये 4 पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं। ये 4th दोबारा आ गया है, तो हमें ये मेन 4 पॉइंट इसमें याद रखने हैं। दूसरे आगे है और 5 है, वो भी हम देखेंगे। पहला क्या देखा? लो पर कैपिटा इनकम, है ना, कि यहाँ पे नेशनल इनकम जो है हमारी लो रहती है, पॉपुलेशन हाई रहता है। पॉपुलेशन हाई है तो उसके कारण जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी लो रहेगी। दूसरा देखा हाई पॉपुलेशन, कितना? 2% से या ज़्यादा एवरी ईयर वो बढ़ता है। थर्ड पॉइंट, हम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास उतना डेवलप्ड और सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम 60% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखें तो 26% है नेशनल इनकम में। चौथा पॉइंट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहाँ पे क्या देखा हमने कि भाई जो रीच पीपल है 20% रीच पीपल, उनके पास 40% नेशनल इनकम का पैसा होता है, एंड 20% पुअर पीपल के पास ओनली 10%। ओके, तो इजी है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट तो हम 5th जो हमारा पॉइंट है, आगे हमने जो 4 देखे है ना। 5वां है अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है तो डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसमें हमें ये अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे? तो जिन लोगों के पास जॉब नहीं है ना, काम नहीं है, काम करना है पर काम मिल नहीं रहा है, तो ऐसे जॉब नहीं होती है। तो डेवलपिंग कंट्री में हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग हैं इनको रेगुलर वर्क नहीं मिलता। ऐसा कहा जाता है कि भाई 3% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, है ना, डेवलपिंग कंट्री में 3% और मोर देन 3% इतने लोग ऐसे होते हैं कि जो अनएम्प्लॉय है। और उसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जैसे कि सीजनल जॉब फार्मिंग। अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कटिंग हो गया, उसके बाद वो लोग फ्री होते हैं, जब तक अभी दूसरा
सोइंग का टाइम होता है और जो गैप है उसमें 2-3 महीने वो लोग फ्री रहते हैं, एग्रीकल्चर में कुछ काम नहीं रहता तब, तो वो एक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। दूसरा है डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे कि भाई जिन लोगों की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत 10 लोगों की है और काम कर रहे हैं 15 लोग, तो 5 हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे को हम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो ये भी एक फीचर होता है डेवलपिंग कंट्री का कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको काम नहीं मिलता, कितना, मोर देन 3% पीपल को। चल आगे देखते हैं 6 है पुअर्टी, गरीबाई। पुअर्टी किसे कहेंगे, तो जो बेसिक नीड्स है हमारी, रोटी कपड़ा मकान, है ना, ये 3 चीज़ें हमने हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी ना मिलती हो, क्या क्या है, फूड, क्लोथ, हाउस, हेल्थ एंड 5वां एक होता है एजुकेशन, है ना। तो ये बेसिक नीड्स है, ये सारी चीज़ें हमें मिलनी चाहिए, पर अगर वो भी हमें प्रॉपरली ना मिल रही हो तो उसे हम कहेंगे पुअर्टी। तो हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है कि जो ऐसे पुअर लाइफ जीती है, बीपीएल में जिसे हम गिने जाते हैं, है ना, कि भाई हमारे लोगों के पास अच्छा ये सारी फैसिलिटी भी नहीं मिलती। तो डेवलपिंग कंट्री में हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनको जो बेसिक नीड्स है वो भी फुलफिल नहीं कर पाते हैं। बेसिक में क्या आएगा, फूड, क्लोथ्स, हाउस, हेल्थ एंड एजुकेशन। 7वां पॉइंट है ड्यूअल इकोनॉमी। ड्यूअल इकोनॉमी यानी क्या, कि एक ही कंट्री में हमें 2 प्रकार की इकोनॉमी दिखाई देती है। कैसी, तो एक हम देख सकते हैं विलेज और दूसरा एक सकते हैं सिटी। विलेज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फार्मिंग की जाती है ना। विलेज में ज़्यादातर काम क्या है, तो फार्मिंग से चलता है। फैसिलिटी नहीं होती प्रॉपर, अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते, रोड नहीं होते, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, थिएटर है, मॉल है, तो वो सब हमें विलेज में देखने को नहीं मिलता, पुअर रहता है जो फैसिलिटी वाइज देखें तो। दूसरी तरफ सिटी में अगर हम देखें तो सारी मॉडर्न इंडस्ट्री, मॉडर्न फैसिलिटी, अच्छे रोड, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल्स, यानी जो बेसिक नीड्स और सारी जो फैसिलिटी है वो सिटी में हमें सब अच्छा मिलता है। गांव के अंदर वो थोड़ा लैकिंग देखने को मिलता है ना। तो डेवलपिंग कंट्री के अंदर हम एक ही कंट्री में ऐसा ड्यूअल इकोनॉमी, 2 डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकता है कि एक जगह विलेज जहाँ पे बहुत ही लैक देखने को मिलता है और दूसरा है हमारा सिटी कि जहाँ पे सारी अच्छी फैसिलिटी देखने को मिलेगी। आगे है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। 8 नंबर का पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्या, जो सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग्स है, फैसिलिटी जो मिलनी चाहिए, है ना, तो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है तो वो भी हमें देखने को मिलता है कि भाई डेवलपिंग कंट्री में कम रहता है वो। उसमें क्या, तो स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक, यानी ये सारी जो फैसिलिटी है उसका भी लैकिंग हमें देखने को मिलेगा। टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर जो हेल्थ केयर सेंटर होने चाहिए, अच्छे स्कूल कॉलेज होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो सब थोड़ा कम रहता है। ओके, लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। अभी हमारी कंट्री जो दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग करेगी, है ना, यहाँ से हम हमारी प्रोडक्ट बाहर जो बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर हमारा रॉ गुड्स जाता है। यानी कि क्या, रॉ गुड्स हम बाहर बेचते हैं, यानी हमने जो एग्रीकल्चर में से कॉटन निकाला तो वो कॉटन हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या फॉरेस्ट का जो प्रोडक्ट है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम बाहर बेचते हैं। पर हमारा जो इंपोर्ट है वो क्या है, कॉस्टली मशीन्स। हमारे पास बड़े बड़े मशीन्स बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो नहीं होती। मानो कि जो फाइटर जेट प्लेन्स और वो होते हैं, तो वो हम कहाँ से मंगवाते हैं, बाहर से मंगवाते हैं।
तो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जाता है, पर इंपोर्ट हमारे बड़े बड़े मशीन्स होते हैं जिसका खर्चा भी ज़्यादा रहता है। तो इससे हमें इनकम कम मिलेगी और एक्सपेंस हमारा हाई होगा, है ना। लो इनकम हाई एक्सपेंस, कि अगर हम यहाँ से चाय और मसाला एक्सपोर्ट करते हैं पर उससे हमें जो बेनिफिट होगा वो कम होगा, पर सामने हम जो बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स खरीदते हैं, कॉस्टली मशीन्स खरीदते हैं, तो वो सारे करोड़ों रुपये के होते हैं, तो उसमें हमारा जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए जो एक बैलेंस रहना चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो भी नहीं रहता। तो ये भी एक हम फीचर देख सकते हैं डेवलपिंग कंट्री का, है ना। तो टोटल यहाँ पे, और आगे हमने 4 देखे, दूसरे ये 5 है। पहला अनएम्प्लॉयमेंट, जो रेगुलर वर्क लोगों को नहीं मिलता है, कितना 3% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो अनएम्प्लॉय रहते हैं। छठा है पुअर्टी, बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल नहीं होती, फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। 1/3 पॉपुलेशन हमारी ऐसी है कि जहाँ पे उनको पुअर्टी में रहना पड़ता है। 7 देखा हमने ड्यूअल इकोनॉमी। ड्यूअल इकोनॉमी यानी क्या, कि एक ही कंट्री में हमें 2 टाइप का एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। एक जगह विलेज जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी नहीं होती, दूसरी तरफ सिटी जहाँ पे सब अच्छा वेल डेवलप्ड एंड अच्छी फैसिलिटी है। 8 देखा हमने लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ सेंटर, ये सब जो है वो थोड़ा लैकिंग रहेगा। एंड लास्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंपोर्ट करते हैं बड़े बड़े मशीन, एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इससे क्या होगा, इनकम कम आएगी, एक्सपेंस ज़्यादा होगा। ओके, तो टोटल ये 9 फीचर्स है। ये 9 फीचर भी हम अच्छे से याद रख सकते हैं। चलो तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम किसे कहेंगे कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट बताया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, सो एक्टिविटीज डन टू अर्न और स्पेंड मनी। अगर हम कोई भी काम करते हैं, है ना, और उसमें अगर हम पैसा अर्न करने के लिए कोई काम करते हैं या हम पैसा स्पेंड करते हैं, खर्चा करते हैं, तो दोनों जो है उसमें मेन क्या आएगा कि भाई हमारा मेन गोल रहेगा कि हम कोई काम करेंगे, उससे हमें पैसा मिले, हमें इनकम मिले। तो अगर हम इनकम के लिए काम करते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, कि भाई हमने काम किया पैसे कमाने के लिए। जैसे कि गुड्स और सर्विस एक्सचेंज, है ना। अगर कोई प्रोडक्शन जो है उसमें हम देख सकते हैं कि कई बार हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं कि भाई हमारे पास गेहूं है, सामने वाले के पास राइस है, तो वो भी हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, बार्टर सिस्टम जैसा। एग्जाम्पल है कि अगर फार्मर क्रॉप्स ग्रो करता है तो वो उसको बेचता है, उससे उसको पैसे मिलते हैं, उसका घर चलता है। शॉपकीपर गुड सेलिंग करता है, टीचर स्कूल में पढ़ाता है, कोई ड्राइवर जो है वो टैक्सी चलाता है। तो ये सर्विस देते हैं, पर सामने उनको जो भी काम सर्विस देते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसको सामने क्या मिलता है, इनकम मिलता है ना, प्रॉफिट मिलता है। तो अगर इस तरह से हम काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना। तो ये भी एक पार्ट है इकोनॉमी का, यस, है ना, हम कह सकते हैं, क्योंकि ये भी नेशनल इनकम के अंदर काउंटिंग होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहेंगे, जो भी काम हम पैसे कमाने के लिए करेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। सेकंड है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, किसे कहेंगे, तो अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं जहाँ पे हम पैसे नहीं मांग रहे हैं कि भाई हम काम किया, पर पैसे लेने के लिए नहीं कि भाई आप हमें कुछ पैसे दो तभी हम ये काम करेंगे, है ना। ये हम हमारे लव, ड्यूटी एंड सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। जैसे कि एनजीओ वाले काम करते हैं, सोशल वर्कर,
तो सोशल वर्कर जो है वो जो काम करते हैं वो सेवा के भाव से करते हैं, उनको पैसे नहीं चाहिए सामने। तो ये भी एक टाइप का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। दूसरा, यहाँ पे मेन पर्पस क्या रहता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का? उनको एक हैप्पीनेस मिलती है सोशल सर्विस से, पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई आज हमने कुछ अच्छा पुण्य का काम किया है ना, ऐसा हमें एक फील होगा। हम भी किसी की कुछ मदद करते हैं, कई बार हम गलती से भी किसी की मदद कर देते हैं तो भी हमें अच्छा फील होता है कि यार कुछ अच्छा किया मैंने, है ना। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएगा। इसे हम मनी का इन्वॉल्वमेंट कह सकते हैं? नो, है ना, इसमें कोई मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि हम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम नो एक्सचेंज फॉर मनी, पैसे का एक्सचेंज नहीं कर रहे कि भाई हम सेवा करेंगे उसके बदले में आपको इतना देना ही पड़ेगा, वो नहीं है। एग्जाम्पल कैसे? जैसे कि मदर अपने बच्चों के लिए या फैमिली के लिए पूरा घर का काम करती है ना। हम मातृदेवो भव कहते हैं, माता को रिस्पेक्ट भी देना चाहिए, वो इतना सारा काम करती है पर एक भी रुपया मांगती नहीं है, बराबर। तो ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जाएगा। देन हेल्पिंग पुअर पीपल, अगर हम पुअर लोगों को मदद करते हैं तो उससे हम नहीं चाहते कि वो भी हमारी मदद करे। देन प्रेइंग एंड प्लेइंग फॉर फन, जैसे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं या कुछ गेम्स खेलते हैं तो वो मज़ा के लिए, एक फ़न के लिए करते हैं। फ्रेंड को हेल्प करना, अगर हम एक दूसरे फ्रेंड को भी हेल्प करते हैं तो वो भी हम नहीं चाहते कि वो मैं उसको हेल्प करूं और वो मुझे पैसे दे, नहीं, है ना। तो ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगी। इसको हम नेशनल इनकम में काउंट कर सकते हैं? नो, है ना, नहीं कर सकते, क्योंकि हम सामने कुछ पैसे नहीं ले रहे हैं। ओके, तो ये दो चीज़ रहेगी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। मेन है एग्जाम्पल कि जैसे फार्मर, टीचर, डॉक्टर, है ना, सब लोग काम करते हैं, सामने पैसा लेते हैं। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पे हम काम करते हैं नॉट फॉर मनी बट फॉर लव, ड्यूटी एंड सेटिस्फैक्शन। जैसे कि मदर फैमिली को ध्यान रखती है, पुअर की हेल्प करना, प्रे करना, गेम खेलना, तो यहाँ पे हम पैसे लेते नहीं हैं। दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो लास्ट हमने जो देखा था, है ना, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से हम अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 पार्ट में हम देख सकते हैं जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें 3 सेक्टर रहेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है यानी जो नेचर वर्क, यानी क्या यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई भी प्राइमरी वर्क हम कर रहे हैं यानी कि नेचुरल, सारी चीज़ें हम डायरेक्ट नेचर में से लेते हैं, है ना। दूसरा है सेकेंडरी वर्क यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ हम कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। थर्ड है सर्विस, जहाँ पे हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, हेल्पिंग वर्क है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इसमें आएगी, सर्विस में आएगी, है ना। देखते हैं डिटेल में। पहला क्या है? प्राइमरी सेक्टर, यानी प्राइमरी सेक्टर मेन क्या होता है? जहाँ पे हम कोई भी चीज़ नेचर में से लेते हैं, वॉट एवर वी टेक फ्रॉम द नेचर, है ना। तो उसमें क्या क्या नेचर से लेते हैं? जैसे भाई फार्मिंग है, फिशिंग, माइनिंग। तो फार्मिंग में हम मेहनत करेंगे पर प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट नेचर से हमें मिलती है ना। दूसरा है फिशिंग, तो फिशिंग में हम फिश पकड़ते हैं पॉन्ड में से, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट नेचर में से वो चीज़ उठाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आएगी। दूसरा है जो रॉ मटेरियल है, बहुत सारी प्रोडक्ट हम जो बनाते हैं तो उसका रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएगा? नेचर से, तो वो भी प्राइमरी वर्क में आएगा। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए प्राइमरी वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि हमने आगे भी देखा 60% हमारे जो लोग हैं वो नेचर पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, है ना। तो
इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो डेवलपिंग कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, यहाँ हम क्या करेंगे, मेकिंग गुड्स जो है, प्रोडक्ट है, वो बनाई जाती है कंपनी के अंदर। तो प्राइमरी सेक्टर जो हमने देखा कि रॉ मटेरियल देता है, वो रॉ मटेरियल कहाँ आएगा, कंपनी में। तो या कंपनी में हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन, फिनिश गुड्स तैयार करना, वो सारी चीज़ें आएगी। जैसे यहाँ पे हम एग्रीकल्चर में से अगर हमें कॉटन मिलता है और वो कॉटन का यूज़ करके हम उसमें से क्लोथ बनाते हैं, तो अगर इस तरह से हमने कपड़ा बनाया तो कॉटन हमारे लिए क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर। एंड जो क्लोथ हमने फैक्ट्री में बनाया वो बन गया फिनिश प्रोडक्ट, तो वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर, बराबर। थर्ड है सर्विस सेक्टर। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो सर्विस सेवा देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आएगी सर्विस सेक्टर के अंदर। क्या क्या है, जैसे कि ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, है ना। हम देख सकते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, तो वो क्या करते हैं, सेवा देते हैं। हाँ, सामने पैसे लेंगे पर वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जो सर्विस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इट इम्प्रूव लाइफस्टाइल। अभी जो सर्विस देते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि वह हमारी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट मिलता है, जहाँ हमें फैसिलिटी मिलती है, तो वो सर्विस सेक्टर में आएगा। ये जितना भी है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, तो सारा सर्विस सेक्टर है। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है ना, ये खास याद रखना है कि भाई ये 3 टॉपिक किस में आते हैं। ये तो याद रह जाता है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। प्राइमरी जो हम नेचर में से लेते हैं डायरेक्ट, सेकेंडरी जहाँ पे हम रॉ मटेरियल में से प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड सर्विस सेक्टर जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पर ये तीनों किस में आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, राइट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, अगर अंदर का टॉपिक ना पता हो तो हम आता हो फिर भी लिख नहीं पाते हैं, है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से एक डेवलपमेंट पैटर्न हमारा रहता है कि कोई भी चीज़ है, प्राइमरी सेक्टर वो डेवलपिंग होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज, गुड्स बढ़ते हैं, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, और डेवलप्ड कंट्री वहाँ पे सर्विस सेक्टर दिखने को मिलता है। तो इजी ट्रिक में हम ये 3 वर्ड याद रख सकते हैं, टेक, मेक एंड सर्व। नेचर से हमने टेक यानी लिया, मेक उसमें से प्रोडक्ट बनाया, एंड फिर उसमें से हम सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। तो इस तरह से 3 सेक्टर यहाँ पे काम करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा, जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, प्रोडक्शन जो करते हैं, तो उसमें क्या क्या फैक्टर काम करते हैं, है ना। तो ये 4 फैक्टर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा भी गया है कि भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझाइए। तो इसमें 4 ये की फैक्टर है। सबसे पहला है लैंड। अब ये जो लैंड है, तो लैंड के अंदर क्या क्या आएगा, है ना, वो यहाँ पे बताया है। तो लैंड यानी एक नेचुरल रिसोर्स। सॉइल का हमने डेफिनेशन भी देखा था कि भाई जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो होता है उसे हम सॉइल कहेंगे, लैंड कहेंगे। पर ये इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक में लैंड यानी जितनी भी चीज़ें हमें अर्थ के अंदर से मिलती है, अर्थ से मिलती है, तो वो सारी चीज़ें, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल, है ना। तो जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो ये सारी चीज़ें ही इसमें आएगी, बराबर। तो लैंड सबसे पहले इम्पोर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए, कि मानो कि अगर हमें कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए भी लैंड चाहिए। लैंड नहीं होगी तो कंपनी हम कहाँ बनाएंगे, सही बात। तो मेन चीज़ है लैंड, और उसमें से सारी चीज़ें जो हमें मिलती है वो सभी को हम लैंड में गिनेंगे। फर्स्ट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है लेबर। अभी हमने कंपनी बना दी, तो कंपनी बनाने के बाद अब क्या करना पड़ेगा, उसमें काम करने वाले लोग चाहिए। तो उसके लिए लेबर जो वर्क डालते हैं, एफर्ट अपनी डालते हैं, तो उसमें 2 टाइप का लेबर होता है, एक फिजिकल एंड एक मेंटल। जैसे कि इंजीनियर्स, मैनेजर, वो लोग प्लानिंग करते हैं, तो उन लोगों का काम मेंटल वर्क हुआ। और जो दूसरे को फिर काम देते हैं कि भाई चलो इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट बनानी है, ये जॉब है, तो वो जो काम करते हैं वो फिजिकल वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो ऐसे 2 तरह से लेबर वर्क होता है, फार्मर, वर्कर, टीचर, ये सब जो है तो वो भी इसी के अंदर आएंगे, है ना। थर्ड है कैपिटल।
कैपिटल यानी पैसा, प्रॉपर्टी, जो जो चीज़ अभी हमने कंपनी डाली, वर्कर आ गए, अब इसके लिए हमें और प्रोडक्ट बनानी है तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, नए नए टूल्स डालने हैं, इक्विपमेंट लाने हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें पैसा चाहिए। तो ये सभी चीज़ें इसमें आएगी ना, मशीन्स, टूल्स, बिल्डिंग्स, तो वो सब जाता है कैपिटल में कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, जो जो हम कैश यूज़ करते हैं ताकि हम प्रोडक्शन को और अच्छा कर सकें। लास्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये तीन जो हमने देखा, लैंड, लेबर, कैपिटल, अब ये तीनों को चलाने वाला जो मेन पर्सन है, जिसे हम बॉस कह सकते हैं, है ना। द एंटरप्रेन्योर क्या है? द बॉस। तो अगर कोई भी कंपनी का जैसे कि मालिक है, वो क्या करेगा, ये सब तैयार करके हमें दे देता है कि भाई अब जैसे वो प्रोसेस देते हैं, जैसे वो हमें प्लानिंग देते हैं, उसके हिसाब से ये तीनों फैक्टर काम करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी जो भी पर्सन ऑर्गेनाइजर है, जो काम करता है, बिजनेस का जो ओनर है, वो रिस्क लेता है, वो सब पैसे डालता है ना। तो जो पर्सन है जो तीनों फैक्टर को कंबाइन करके काम करता है तो उसे हम कहेंगे एंटरप्रेन्योर, और उसकी जो प्रोसेस है, जिस तरह से वो काम करता है, उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो इस तरह से ये 4 फैक्टर है जो हमें याद रखने हैं, इजी है। पहला क्या? लैंड। लैंड किसे कहेंगे? तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, उसे लैंड कहा जाता है, सॉइल कहा जाता है। पर इकोनॉमिकली जितनी भी चीज़ें हम नेचर में से, अर्थ में से लेते हैं, तो वो सारा ही जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है वो सब लैंड में गिनेंगे। दूसरा है लेबर। तो 2 टाइप के लेबर होते हैं, फिजिकल एंड मेंटल। तो जो लोग काम करते हैं वो सब लेबर में आएंगे। थर्ड है कैपिटल। अभी कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो हम टूल्स खरीदेंगे, इक्विपमेंट लाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आएगा। एंड लास्ट, ये तीनों को जो कंबाइन करके काम करता है वो एंटरप्रेन्योर, और उसकी जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी ये जो हमने फैक्टर्स देखे, तो कोई भी प्रोडक्शन है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसके फैक्टर्स बताया है कि कैसे हम कोई भी प्रोडक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जब करते हैं उसका क्या क्या फैक्टर होते हैं। पहला पॉइंट है अनलिमिटेड वांट्स। हमारी जो वांट्स है वो कैसी है? अनलिमिटेड है ना। कभी भी हमारी वांट्स पूरी नहीं होती है, हमारी इच्छाएं अमर्यादित होती है, वो चलती ही रहती है। एक पूरा हुआ, दूसरा रेडी होता है ना। जैसे कि भाई यहाँ पे दिया है कि हमने फूड की हमारी वांट पूरी हुई, तो अब हमारे पास पैसे हैं, तो हमें कपड़े खरीदने हैं, फ़ोन खरीदना है, बाइक, कार, तो वो बढ़ता रहता है। मानो कि हमने एक मोबाइल लिया, तो जैसे ही मोबाइल की वांट पूरी होती है तो अभी कवर लेना पड़ेगा, टफन ग्लास लगाना पड़ेगा, तो एक के साथ दूसरी वांट चालू हो जाती है ना। तो वो हमारी वांट कैसी है? अनलिमिटेड है। सेकंड, ऑर्डर ऑफ नेसेसिटी, यानी हमें क्या देखना है? प्रायोरिटी, कि भाई हमें किसको इम्पोर्टेंट देना है। अभी वांट्स तो हमारी बहुत सारी है, इच्छाएं तो बहुत होती है, पर सबसे पहले हमें प्रायोरिटी किसे देना पड़ेगा वो ध्यान रखना पड़ता है ना। जैसे कि यहाँ पे बताया है कि भाई फूड एंड टॉयज़, तो अगर टॉयज़ नहीं मिलेगा तो आज नहीं खेलेंगे तो चलेगा, पर खाना नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? फूड, है ना। जैसे एग्ज़ाम आ रही है तो पहले हमें एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी चाहिए कि मूवी देखने जाना है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होगी कि भाई फ्री टाइम हो तब मूवी देखेंगे, अभी एग्ज़ाम है तो उसकी तैयारी करनी है। देन लिमिटेड रिसोर्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट काम करता है कि हमारे जो प्रोडक्शन करना है, पर अगर हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्वांटिटी अगर ना हो, ज़्यादा अगर हमारे पास नहीं होगा, तो हम कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कि लैंड, लेबर, मनी एंड मशीन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास अगर लिमिटेड है तो प्रोडक्शन भी हमारा लिमिटेड होगा। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स, कि कोई भी चीज़ है तो उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ भी होना चाहिए, है ना। जैसे कि कोई एक रिसोर्स है तो हम उसको अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि भाई हमारे पास लैंड है,
अगर हमारे पास ज़मीन है, हमें एग्रीकल्चर करना है, कोई फार्मिंग करना है, तो हम वीट ग्रो कर सकते हैं या मेज़ ग्रो कर सकते हैं या ग्राउंडनट ग्रो कर सकते हैं, है ना। तो वो हमारे पर डिपेंड करता है, पर इसका हम ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जैसे कि डैम है, हमने देखा था कि भाई डैम जो बनाया गया, तो अब डैम के बहुत सारे यूज़ है, ऐसा नहीं कि वो एक ही है कि भाई वो खाली पानी के लिए ही हमने डैम बनाए। उसके साथ साथ हमें बहुत सारा और भी मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लोग घूमने जाते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन होता है रिसोर्स का। तो ये 4 टॉपिक आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर में कि कोई भी प्रोडक्शन है तो उसमें हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो सिंपल टॉपिक है, इजी, है ना। चलो आगे देखते हैं मार्केट सिस्टम। तो यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक चालू होता है कि हमारे जो इंडियन इकोनॉमी में हमने देखा कि किस तरह से डेवलपिंग कंट्री ग्रो होती है। अभी यहाँ पे हमें ऐसी 3 सिस्टम बताई है जिसके द्वारा कोई भी कंट्री डेवलप्ड होती है। तो उसमें पहली सिस्टम जो है वो है मार्केट सिस्टम, है ना। ये भी 3 मार्क में पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है उसमें प्रॉफिट मोटिव। मार्केट सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई हम क्यों मार्केट के अंदर काम करते हैं, क्यों हम हमारी कंपनी चलाते हैं। तो मेन होता है प्रॉफिट, भाई हमें पैसा कमाना है इसलिए हम ये काम करते हैं, है ना। तो जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस करेंगे वो प्रॉफिट के लिए होता है मार्केट सिस्टम के अंदर। दूसरा है फ्री मार्केट। ये जो मार्केट सिस्टम है वो फ्री मार्केट होता है। यहाँ पे बायर एंड सेलर वो दोनों फ्री है, जिसको खरीदना हो खरीदे, नहीं खरीदना है नहीं खरीदे। पर मार्केट में क्या होगा, भाव भी ज़्यादा होगा क्योंकि ये मेन है पैसे कमाने के लिए ही। तो हमें फ्रीडम दी जाती है कि आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है ओके। इसमें गवर्नमेंट का रोल कैसा रहता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल ऐसा समझ लो कि वो इंटरफियर ही नहीं करते हैं, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्री इकोनॉमी, है ना। ऐसा भी इसको कहा जाता है, फ्री इकोनॉमी भी इसे कहते हैं मार्केट सिस्टम को। कंपटीशन अगर हम देखें तो मार्केट सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ना, कंपटीशन। हर कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो चाहती है कि भाई हमारी प्रोडक्ट लोग खरीदे, तो एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, भाई हमारी प्रोडक्ट में ये अच्छा है, इससे ये अच्छा है, तो कंपटीशन होती है। कंपटीशन से फ़ायदा भी होता है कि हमें क्वालिटी अच्छी मिलती है। इनविजिबल हैंड तरीके से वो काम करता है, जो मार्केट का पूरा कंट्रोल है वो रहेगा, है ना। तो उसमें मार्केटिंग एंड कंपटीशन। प्रोडक्शन लेवल देखें तो मार्केट के अंदर, मार्केट सिस्टम में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है ना, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, बल्क में प्रोडक्शन होगा तो उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, फास्ट डेवलपमेंट होता है क्योंकि मेन मोटिव ही हमारा पैसे कमाने का है। जितना आप प्रोडक्ट बनाओगे, जितना सेल होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मार्केट कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिकली चलता है, इनविजिबल हैंड, कि यहाँ पे पूरा मार्केट सिस्टम है वो मार्केटिंग एंड उसी से चलता है। प्रोडक्शन भी देखो तो अच्छा है, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे फास्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये एक फीचर्स है मार्केट सिस्टम के। और हम देख सकते हैं जैसे अमेरिका जैसी कंट्री है, अमेरिका, है ना, तो इन्होंने भी यही सिस्टम अपनाया, मार्केट सिस्टम, और उनके द्वारा उन्होंने अपने कंट्री को डेवलप किया है। तो ये मेन 4-5 फीचर्स है, तो वो हमें याद रखने पड़ेंगे। पहला है मार्केट सिस्टम में मेन होता है प्रॉफिट कमाना, इसलिए एक प्रॉफिट मोटिव रहता है, उसको एक मेन चीज़ में आएगा हम। दूसरा है फ्री मार्केट, है ना, कि भाई यहाँ पे बायर एंड सेलर को फ्रीडम मिलता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफियर नहीं होता है, तो इसको फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। कंपटीशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बराबर। चलो फिर बताया कि अभी ये जो मार्केट सिस्टम है तो उसके कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, तो क्या है। तो अगर हम देखें एडवांटेजेस मार्केट सिस्टम के, तो सबसे पहले है यहाँ पे हमें इंडिविजुअल फ्रीडम मिलती है।
भाई हमारी कंपनी है, हम जब चाहे जैसा चाहे वो रूल बना सकते हैं, है ना। तो हमें इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो फ्रीडम मिलेगी। सेकंड है जो रिसोर्स है उसका हम अच्छे से यूज़ करेंगे। खुद की कंपनी है तो भाई वेस्ट ना हो, उसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि जितना वेस्ट होगा उतना लॉस हमें ही जाएगा। थर्ड है यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, जितना हम प्रोडक्शन निकालेंगे, जितना हम बेचेंगे उतना हमको फ़ायदा होगा। फोर्थ, यहाँ पे नया नया इन्वेंशन होता रहेगा, नया नया डेवलपमेंट करते रहेंगे, क्योंकि आज लोगों को क्या चाहिए, कुछ नई चीज़ चाहिए। कि भाई मोबाइल है तो मोबाइल में भी बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं कि भाई पहले 1 कैमरा वाला मोबाइल था, अब 2 कैमरा वाले, 3 कैमरा वाले। तो नया अपडेट आने के कारण क्या होगा, उनका प्रोडक्ट लोग ज़्यादा खरीदेंगे। देन बेटर क्वालिटी ड्यू टू कंपटीशन। अभी एक ही प्रोडक्ट जैसी बहुत सारी हमें कंपनीज मिलती है और जो अच्छी क्वालिटी देता है उसके कारण उन लोगों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और उनका सेलिंग भी ज़्यादा होता है। तो कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर एक 10 रुपये में बेच रहा है तो दूसरे 7 रुपये में बेचने लगेगा। तो ऐसे कंपटीशन में उनका भी प्रोडक्ट क्वालिटी भी देता है और जो कस्टमर है उसको थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। देन बेटर क्वालिटी ड्यू टू कंपटीशन, जो हमने ऊपर देखा वही पॉइंट है ना कि अगर हमें कंपटीशन होती है तो उसके कारण जो कंपनी वाले हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाएंगे, मेंटेन रखेंगे। अगर मार्केट में टिके रहना है तो वो देना पड़ेगा, वरना नहीं हो सकेगा। तो ये सारे 2, 4 और 6 उसके एडवांटेजेस है, बेनिफिट है मार्केट सिस्टम के। पहला क्या बताया कि इकोनॉमिक फ्रीडम जो है वो हमें मिलती है। दूसरा, जो रिसोर्स है उसको अच्छे से यूज़ करेंगे। तीसरा है प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा। चौथा, नया नया इन्वेंशन होगा, जितना नया करेंगे उतना हमारे लिए प्रॉफिट रहेगा। पांचवा है कंपटीशन जो है तो वो ज़्यादा रहती है और कंपटीशन के कारण क्वालिटी अच्छी मिलती है। डिसएडवांटेज भी है, थोड़े लिमिटेशन भी है कि कोई भी है ना, जो कोई भी चीज़ होती है तो उसके 2 पहलू होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट सिस्टम में मेन पैसा कमाना है, तो यहाँ पर जो लग्जरियस गुड्स है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है और जो बेसिक चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन कम रहता है। तो उनको तो ज़्यादा पैसे कमाने, तो जहाँ से ज़्यादा पैसे मिलते हैं वही वो लोग प्रोडक्ट करेंगे, है ना, वहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेकंड है कई बार नेचुरल रिसोर्स का वेस्ट होता है कि भाई हमने अच्छी क्वालिटी करनी है, अच्छी क्वांटिटी करनी है, तो हम प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल बहुत ले आते हैं और उसमें कई बार रिसोर्स का वेस्ट होता है। थर्ड है इसमें जो कस्टमर है, कस्टमर के पास प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा कि भाई हम कोई प्रोडक्ट खरीदने गए, अगर 100 रुपये की है, हमें प्रॉपर भाव ना पता हो तो वो लोग क्या करते हैं, भाई 200 की है, हम बोलेंगे 150 में दे दो, तो भाई ले जाओ। तो इस तरह से कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकता है। देन इनकम में इनइक्वालिटी दिखती है। कंपनी है तो कंपनी का सारा पैसा किसके पास जाएगा, मालिक के पास, है ना, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। वहाँ पे जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, तो उनको फिक्स सैलरी होती है तो उनको ज़्यादा नहीं मिलेगा, उनको इतना ही मिलेगा जितना फिक्स किया गया है ना। तो इस तरह से इकोनॉमिक में क्या होगा कि मार्केट सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मालिक को मिलेगा, वर्कर को कम, यानी एक डिफरेंस आता जाएगा इनकम के अंदर। देन मोनोपोली, इंस्टेबिलिटी एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ये हम मार्केट सिस्टम में देख सकते हैं कि वे वो लोग कभी भी रूल्स बदल दे कि भाई 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करना पड़ेगा। इंस्टेबिलिटी रहेगी ऐसे। एंड लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, कम सैलरी में काम कराते हैं, कभी कभी ओवर टाइम कराते, उसका पैसा भी ना दे, है ना। तो ऐसे होता है। तो ये उनके लिमिटेशन भी रहेंगे मार्केट सिस्टम के। तो इस तरह से मार्केट सिस्टम जो है वो बताया है कि जहाँ पे मेन होता है पैसा कमाना, है ना। तो उसके फीचर्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, ये 3 हमने देखे और ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क में आता है। तो इतना हमें इसमें से याद रखना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हम देखते हैं यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स।
तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमें यहाँ पे 3-4 पॉइंट बताए गए कि जो प्रोडक्शन होता है और इस प्रोडक्शन के अंदर जो फैक्टर्स है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। देखते हैं पहला क्या है, अनलिमिटेड वांट्स, यानी ह्यूमन बीइंग जो है उसकी इच्छा है ना, वो अमर्यादित है, अनलिमिटेड है। हमारी वांट्स जो है वो कभी पूरी नहीं होती है, वो रेगुलरली कुछ ना कुछ बढ़ता ही रहता है। जैसे कि वे हमने सोचा कि वे मोबाइल लेना है, मोबाइल लिया तो वो हमारी जैसे ही नीड फुलफिल होती है उसके साथ दूसरी 4 आ जाती है कि वे अभी मोबाइल लिया तो कवर भी लेना पड़ेगा, उसको टफन लगाना पड़ेगा, सिम कार्ड लेना पड़ेगा, तो हमारी जो वांट है वो बढ़ती जाती है ना। ऐसे ही जैसे कि वो मोबाइल का पूरा हुआ फिर हमारी दूसरी एक इच्छा हो जाती है कि हम अब और कुछ खरीदते हैं। तो हमारी जो वांट्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, वो कभी उसका एंड नहीं आता। हमने फूड लिया, उसके बाद वे क्लोथ लेने हैं, फ़ोन लेना है, बाइक लेनी है, कार लेनी है, तो वो चलता रहता है। पर सामने हमें दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि ध्यान क्या रखना है। वांट्स तो बहुत सारी है, पर सेकंड थिंग हमें याद रखनी है, ऑर्डर ऑफ नेसेसिटी। जो भी हमारी वांट है उसमें हमें प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी कि भाई हमें मेन क्या है, सबसे पहले क्या कंप्लीट करना चाहिए, तो वो देखना जरूरी है ना। कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट नीड्स है उसको हम पहले सेटिस्फाइड करेंगे, दूसरी बाद में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फूड बिफोर टॉयज। मानो कि छोटा बच्चा है तो भाई उसको ऐसा होता है कि भाई हमें फूड पहले लेना है कि टॉयज लेना है। तो अगर टॉयज नहीं होगा तो एक दिन के बाद भी हम वो ले सकते हैं, पर फूड वो लेना जरूरी है, तभी हमें लाइफ के अंदर जो एनर्जी चाहिए वो मिल सकती है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए वो मिलेगी, है ना। तो वो हमें देखना चाहिए। जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है, तो ऐसे समय में हमें मूवी देखने जाना है कि प्रिपरेशन करनी है, प्रायोरिटी क्या रहेगी। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि भाई पहले हमें कौन सा कंप्लीट करना चाहिए। थर्ड है लिमिटेड रिसोर्स। वांट्स हमारी बहुत सारी है, उसमें हम प्रायोरिटी देखते हैं। और दूसरा, अभी वांट्स तो बहुत है पर जो रिसोर्स हमारे पास होता है वो लिमिटेड है ना। उसकी क्वांटिटी जो है वो कम रहेगी। जैसे कि लैंड, लेबर, मनी, मशीन। हमारी वांट तो बहुत सारी है कि भाई हम पूरा एक पैलेस खरीद ले, पर पैसे नहीं है ना। तो वो भी ज़रूरी होता है कि हमारे पास वो रिसोर्स भी होना चाहिए। चौथा पॉइंट है ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स। अभी जो रिसोर्स है हमारे पास, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी हमारे पास होना चाहिए कि अगर एक चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ उसको हम अलग दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वो सब प्रोडक्ट का जो भी रिसोर्स है उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ भी हो। जैसे कि भाई यहाँ पे दिया है कि अगर हम लैंड यूज़ कर रहे हैं तो लैंड में हम फार्मिंग करते हैं, तो उसमें हम वीट भी ग्रो कर सकते हैं, मेज ग्रो कर सकते हैं, ग्राउंडनट भी ग्रो कर सकते हैं। तो उसका ऑप्शन जो हमारे पास है वो बहुत सारे हैं, है ना। जैसे कि हमने डैम बनाया तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है उसको, डैम को, कि भाई वो पानी तो स्टोर करता ही है, साथ में इरिगेशन में भी यूज़ होगा, वो डोमेस्टिक यूज़ में भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे इसके ऑप्शन रहते हैं। ओके, तो ये जो पॉइंट है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स। तो इतने पॉइंट इसके अंदर हमें मेन याद रखने हैं कि हमारी जो वांट है वो अनलिमिटेड है। दूसरा, तो हमें वो वांट को क्या करना है, प्रायोरिटी देना है कि पहले कौन सी कंप्लीट करनी चाहिए। तीसरा है लिमिटेड रिसोर्स, कि वांट बहुत सारी है पर रिसोर्स कम है, तो उसके हिसाब से हमें यूज़ करना है। एंड चौथा है अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स, कि जो भी रिसोर्स है उसका हमें ऑप्शन दूसरे भी होने चाहिए कि उसका यूज़ कर सके। चलो, समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट सिस्टम। तो यहाँ पे ये जो
हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसके अंदर 3 यहाँ पे हमें सिस्टम बताइए कि किस तरह से हम अलग अलग सिस्टम यूज़ करके कोई भी कंट्री अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता है। पहला है मार्केट सिस्टम, है ना। तो मार्केट सिस्टम में मेन चीज़ क्या होती है? प्रॉफिट मेकिंग, कि भाई हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम कंपनी डाल रहे हैं, तो कंपनी हम क्यों चलाते हैं? तो हमें प्रॉफिट कमाना है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई मार्केट सिस्टम में हम पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, और इसके लिए इसको कैपिटलिस्ट भी कहा जाता है ना, कि भाई इसमें मेन पैसा होता है, तो कैपिटलिस्ट सिस्टम भी हम कह सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे मार्केट जो है वो फ्री रहता है, जिसको भाई जो बाई करना है, जिसको जो सेल करना है वो कर सकते हैं, उनको अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम दी जाती है ना। जो प्राइवेट है तो प्राइवेट में जो ओनर होता है उसको उसकी फ्रीडम रहेगी। गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत कम रहता है, एकदम वो कभी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करते, कम उनका रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट को हमने फ्रीडम दे दी है कि आप अपने तरीके से कुछ भी बाइंग सेलिंग कर सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। इसमें कंपटीशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट सिस्टम में। क्यों? क्योंकि आज एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी कंपनीज होती है, वो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है अपने नाम के। तो इससे क्या होगा, सभी लोग अगर वो चीज़ बेचना चाहते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? कंपटीशन के कारण अच्छी प्रोडक्ट देनी पड़ेगी, तो उससे एक हमें क्या मिलता है? क्वालिटी अच्छी मिलती है ना। तो कंपटीशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि भाई हमारी चीज़ बिके, इसके लिए हम क्या करें। सेकंड है, मार्केट जो है वो पूरा ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, इनविजिबल हैंड की तरह काम करता है ये कंपटीशन, है ना, कि हमें पता नहीं चलता, पर मेन चीज़ वही होती है। देन सेकंड बताया है प्रोडक्शन लेवल, तो यहाँ पे प्रोडक्शन कैसा होगा? ज़्यादा होगा, है ना। जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उतना बेनिफिट भी हमें ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना हम सेल करेंगे उतना प्रॉफिट होगा। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हैं, इसके कारण हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट कैसा होगा? एकदम फास्ट। इनविजिबल हैंड में काम जो करते हैं वो है मेन यहाँ पे मार्केट। तो जो मार्केट है उसके अंदर कंपटीशन सबसे ज़्यादा रहती है। और दूसरा कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इंटरफियर नहीं करता, इसलिए इसको फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है ना। फ्री इकोनॉमी, कि भाई जिसको जिस तरह से काम करना है वो मार्केट सिस्टम में कर सकते हैं। तो ये मेन इनके फीचर दिए हैं यहाँ पे मार्केट सिस्टम के। सबसे पहले इसमें मेन है प्रॉफिट कमाना, इसलिए उसको कैपिटलिस्ट सिस्टम भी कहेंगे। दूसरा, यहाँ पे फ्री मार्केट होता है, बायर एंड सेलर जो है उनको अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम रहती है। गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करता है, इसलिए ज़्यादा सारे जो रूल्स रेगुलेशन है वो प्राइवेट कंपनीज वाले अपने आप कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि इसको मेन जो है वो कंपटीशन इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करता, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? फ्री इकोनॉमी। ओके, चलो नेक्स्ट है नेक्स्ट दिया है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन, कि अभी ये जो हमारा मार्केट सिस्टम है तो उसके अंदर क्या क्या उसके एडवांटेजेस है और क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहले बताया कि भाई मार्केट सिस्टम जो है उसको इंडिविजुअल फ्रीडम मिलती है, कंपनी के ओनर को फ्रीडम है, वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी कंपनी चला सकता है। सेकंड, यहाँ पे हम जो रिसोर्स है उसका अच्छे से यूज़ करेंगे, है ना। रिसोर्स को हम बिगाड़ेंगे नहीं, भाई हमारा ही माल है, हमारी प्रोडक्ट बनानी है, तो जितना हम अच्छे से यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें ही होगा, है ना। तीसरा है प्रोडक्शन, यहाँ पे हम कैसा करते हैं? अबंडेंट, ज़्यादा करते हैं। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा सेलिंग होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। देन नया नया इन्वेंशन करते रहते हैं, कोई भी जैसे कि कोई टूथपेस्ट की कंपनी है तो उसके अंदर वो नया नया इन्वेंशन करते हैं कि भाई इसके अंदर अभी नमक है, इसमें नींबू है ना। तो ऐसे कुछ ना कुछ नया डालते हैं, तो उससे क्या होगा? लोग वो खरीदेंगे कि भाई हाँ अब ये नया है, चलो इसको यूज़ करते हैं। तो नया इन्वेंशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया अपडेट, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो बिक सके।
एंड लास्ट है बेटर क्वालिटी ड्यू टू कंपटीशन। जैसे हमने आगे देखा कि कंपटीशन यहाँ पे होता है तो उसके कारण क्या होगा, सभी कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अच्छे करने का ट्राई करेंगे। तो इस तरह से ये 5 इसके बेनिफिट दिए हैं। अभी ये लिमिटेशन, तो जो मार्केट सिस्टम है उसमें कुछ उसके जैसे एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी रहते हैं। पहला है कि मार्केट सिस्टम में क्या होगा, तो अभी लग्जरियस गुड्स जो है वो हम ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा मेन गोल क्या है भाई, प्रॉफिट कमाना। तो हम वहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। लग्जरियस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और जो बेसिक नीड्स है उसको नेगलेक्ट किया जाता है। सेकंड है, कभी कभी क्या होगा, तो जो नेचुरल रिसोर्स हम यूज़ करते हैं उसका वेस्ट भी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम ज़्यादा माल यूज़ करते हैं तो उसमें वेस्ट होने का चांसेस रहता है। तीसरा है, जो कस्टमर है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। किस तरह से कि भाई हमें तो पता नहीं है कि वो प्रोडक्ट का भाव क्या है और उनका मेन गोल है कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है, तो वो हमें प्रोडक्ट का ज़्यादा भाव बता के हमें हमारे से ज़्यादा पैसे ले सकते हैं, या जो आफ्टर सेल सर्विस देनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ ना कुछ करके वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। देन इनकम इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या होगा कि भाई कंपनी का जो मालिक है उसका तो जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना कंपनी का ग्रोथ होगा, उसकी इनकम बढ़ती जाएगी, और उसके जो एम्प्लॉय है उनका तो सैलरी जो फिक्स है वही रहता है ना, तो उसमें चेंज नहीं आता। इसलिए मालिक की इनकम बढ़ जाएगी, वर्कर है उसकी इनकम कम रहेगी। तो ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। एंड लास्ट है मोनोपोली, इंस्टेबिलिटी एंड लेबर एक्सप्लॉयटेशन। कि भाई मोनोपोली जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं वो कभी भी चेंज होते हैं, वो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, ज़्यादा काम करवाएंगे, कम पैसे देंगे, ओवर टाइम करवाएंगे, है ना। तो इस तरह से थोड़ा इनस्टेबल हम हो सकता है। तो ये हुए उसके डिसएडवांटेज। तो मार्केट सिस्टम में अगर हम इतने पॉइंट याद रखें, उसके जो फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो आप इजीली इसमें 3 मार्क कवर कर सकते हैं, है ना। तो इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है हमारा सेकंड सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम। इसमें क्या है, तो जो हमने मार्केट सिस्टम देखा उसका एग्जैक्ट यहाँ पे ऑपोजिशन हम देखते हैं ना, ऑपोजिट देखते हैं। क्या है देखते हैं, चलो। सोशलिस्ट सिस्टम के ये फीचर्स है। तो यहाँ पे जो ओनर है वो कौन रहता है, स्टेट, यानी गवर्नमेंट का ही ओनरशिप रहेगा। मार्केट सिस्टम में सारी चीज़ें प्राइवेट की होती है, यहाँ पे गवर्नमेंट की रहेगी। जितना भी रिसोर्स है, लैंड, फैक्ट्री, मशीन, सभी गवर्नमेंट का बिलोंग होता है। यहाँ पे सारे डिसीजन जो है वो कंपनी का मालिक नहीं, पर गवर्नमेंट खुद यहाँ पे डिसीजन लेती है। थर्ड पॉइंट है सोशल वेलफेयर। इनका जो मोटिव है, मार्केट सिस्टम में क्या होता है भाई, पैसा कमाना है, वो हमारा मोटिव है। यहाँ ऐसा नहीं होता। सोशल वेलफेयर, पब्लिक को किस तरह से हेल्प कर सके, कैसे पब्लिक को सस्ते में और अच्छी क्वालिटी एंड क्वांटिटी मिले, वो देखा जाता है। चौथा है प्लान प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन होता है उसको प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है। व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, जितनी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन करते हैं, प्लानिंग करके। ऐसा नहीं कि भाई बल्क में प्रोडक्शन कर दो और फिर बेचो तो प्रोडक्शन से हमें बेनिफिट ज़्यादा हो, ऐसा नहीं होगा। रिसोर्स का वेस्ट नहीं करते, जितना ज़रूरी है प्रॉपर प्रोडक्शन करते हैं। प्राइस कंट्रोल रहता है, क्योंकि ये तो सोशल वेलफेयर के लिए है, तो भाव भी वो कम रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस ऑफ गुड्स आर फिक्स बाय गवर्नमेंट, है ना। तो अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रोडक्ट का, तो उसका प्राइस जो है वो भी गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि भाई इतना ही भाव में आपको बेचना है, इससे ज़्यादा नहीं। एंड तो इससे क्या होगा कि जो कस्टमर है उसको अच्छी क्वालिटी वाला और अच्छी क्वांटिटी वाला सस्ते में मिलेगा, बराबर। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे बताई है वो इसके फीचर्स है ना। तो मेन ये 6 फीचर्स हमें याद रखने हैं। एक क्या, स्टेट ओनरशिप रहेगा, गवर्नमेंट का हैंडलिंग होगा, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेंगे। मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर के लिए, सभी अच्छे से प्लानिंग करके प्रोडक्शन करते हैं, प्राइस हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड
डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इस तरह से होगा कि गवर्नमेंट ही उसका प्राइस फिक्स करके बेचते हैं। चाइना है, वहाँ पे हम ऐसी सोशलिस्ट सिस्टम देख सकते हैं। चलो अभी आगे देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये जो सोशलिस्ट सिस्टम है उसके भी कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। पहला पॉइंट है कि इसमें क्या होगा, तो जो भाई नेसेसरी गुड्स है वो प्रोडक्शन नहीं होगा, वही होगा, लग्जरियस आइटम का प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। मार्केट में क्या करते हैं भाई, जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा वो हम करेंगे, यहाँ पे कस्टमर को क्या चाहिए वो देखा जाता है। सेकंड, रिसोर्स का वेस्ट नहीं होगा, है ना। गवर्नमेंट उतना ही हमें प्रोडक्शन के लिए मटेरियल देगा जितना ज़रूरी हो, तो रिसोर्स का वेस्ट नहीं होता है। इनकम है, प्रॉपर्टी है, उसमें इनइक्वालिटी जो है वो नहीं आएगी, वो रिड्यूस होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई मालिक नहीं है। जो कंपनी का हैंडलिंग करता मैनेजर है तो वो भी यहाँ पे एज एम्प्लॉई है, और जो वर्कर है वो भी एम्प्लॉई है, तो दोनों गवर्नमेंट के लिए ही काम करते हैं। तो यहाँ पे इनकम है वो सबको एज ए सैलरी मिलने वाली है, तो यहाँ पे जो इनकम का डिफरेंस है वो नहीं आता। देन कंज्यूमर नॉट एक्सप्लॉइटेड, है ना, सोशल वेलफेयर के लिए है, तो कस्टमर जो भी आते हैं उनको फिक्स रेट में ही मिलता है, तो कस्टमर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। तो इस तरह से ये 4 एडवांटेज यहाँ पे दिए हैं। पहला क्या, जो भी हम नेसेसरी गुड्स है उसी का प्रोडक्शन करेंगे, लग्जरियस आइटम का नहीं। सेकंड, जो रिसोर्स है उसका वेस्ट नहीं होगा। थर्ड है, इनकम है उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, सबकी इनकम इक्वल रहेगी, एंड कस्टमर उसका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। उसके बाद है उसके डिसएडवांटेज, अभी कुछ लिमिटेशन भी है सोशलिस्ट की भी। पहला क्या होगा कि भाई अभी यहाँ पे लैक ऑफ मोटिवेशन हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि भाई हम गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, हम जितना भी काम करेंगे हमें तो फिक्स सैलरी है वही मिलने वाला है, ज़्यादा तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, जितना कहा है उतना करना है, ज़्यादा नहीं, है ना। तो यहाँ पे मोटिवेशन, कुछ नया करने का, कुछ अच्छा काम करने का मोटिवेशन कम रहता है। कंपटीशन नहीं होती, इसलिए नया रिसर्च भी नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसी ने प्रोडक्ट निकाली वही बेचेगा, तो उनको तो जो प्रोडक्ट उन्होंने बेचना है वही बेचेंगे, तो फिर नया कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, है ना। तो वो भी एक ज़रूरी है कि कंपटीशन अगर होगी तो लोग नया नया करेंगे, पर यहाँ कंपटीशन ही नहीं है तो नया रिसर्च भी कम होता है। इंडिविजुअल फ्रीडम हमारी कम होगी, भाई गवर्नमेंट ने जो हमें कहा है उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। हम मालिक नहीं है, हमारा ओनरशिप नहीं है, तो हमें जो हमारे मालिक है गवर्नमेंट है उसकी बात माननी पड़ेगी। फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी ड्यू टू फुल गवर्नमेंट कंट्रोल। दूसरा है कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, जो रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है उसका एक डर रहता है कि वो कभी भी रूल्स चेंज कर सकते हैं, कि भाई अभी 8 घंटे काम करते थे अब 9 घंटे करना पड़ेगा, तो वो लोग भी रूल्स चेंज कर सकते हैं। जो सैलरी है तो सैलरी के लिए इंक्रीमेंट में चेंजेस कर सकते हैं, पेंशन बंद कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो इस तरह से ये 4 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है कि भाई जो भी हम सोशलिस्ट सिस्टम में देखें, है ना, कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके भी आप फीचर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये 3 चीज़ अगर हम अच्छे से ये आप याद कर लो इतने पॉइंट, तो आराम से इसमें भी ये भी 3 मार्क के लिए पूछा जाता है ना। कई बार ये पूछे गए हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड फीचर्स। चलो नेक्स्ट है हमारा मिक्स इकोनॉमी। ये थर्ड मेथड हमारी, पहले हमने देखी मार्केट सिस्टम, दूसरा सोशलिस्ट सिस्टम एंड ये तीसरा है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में क्या है, तो हमने क्या किया, कॉम्बिनेशन किया, मार्केट सिस्टम में जो अच्छे अच्छे पॉइंट थे, सोशलिस्ट में जो अच्छे पॉइंट थे, वो दोनों को कंबाइन कर दिया, और वो कंबाइन करके हमने बनाया, उसे कहा जाता है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। अब उसका मेन एम क्या है, तो मेन एम है हमारा कि भाई जो जो डिफेक्ट्स थी दोनों सिस्टम में उसको हटाना है, लिमिटेशन वाला, और जो उसके एडवांटेज है, गुड है, वो सारी क्वालिटी हमने इसमें डाल दी। अब इसमें काम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर,
ये दोनों जो काम करते हैं वो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं, है ना। उनको कंपटीशन नहीं है पब्लिक एंड प्राइवेट पर, दोनों मिलके काम करते हैं कि भाई चलो हम दोनों मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से काम यहाँ पे किया जाता है ना। तो कॉम्पिटिटर नहीं है पर एज अ कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं। देन ओनरशिप, अभी यहाँ पे ओनरशिप में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो जो कुछ चीज़ें थी वो प्राइवेट को दे दी, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड, छोटे छोटे कंज्यूमर गुड्स, छोटी इंडस्ट्री। तो ऐसी जो चीज़ें हैं कि जहाँ पे कोई प्राइवेट छोटे काम कर सकते हैं, तो ऐसे जो फील्ड थे वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट को दे दी। और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े फील्ड है, वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, जैसे कि हैवी इंडस्ट्री, डिफेंस प्रोडक्शन, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड एंड इरिगेशन। तो ये ऐसा है कि पूरे कंट्री में बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखे और छोटे छोटी जो है वो प्राइवेट को दे दिए गए, है ना। तो दोनों साथ मिलके यहाँ पे ऐसे काम करेंगे। यहाँ पे दूसरा क्या किया मार्केट को, कि अगर उन्होंने प्राइवेट को दिया, ये सारी चीज़ें प्राइवेट को दे दी, पर कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे रहेंगे जो गवर्नमेंट अपने पास रखते हैं, यानी प्राइवेट को भी कंप्लीटली फ्रीडम नहीं दी, कुछ रूल्स उनके वहाँ पे रहेंगे। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है ना, मिक्स इकोनॉमी को। यहाँ पे टैक्स पॉलिसी देखी, तो इसमें क्या करते हैं वो लोग, तो जो भी ऐसा उनको लगे कि भाई ये हार्मफुल चीज़ें हैं और प्राइवेट वाले ये कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स बढ़ा देंगे। और जो ज़रूरी है, नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, तो उस पर वो सब्सिडी भी देते हैं कि अगर आप कंपनी डालना चाहते हो, सिटी में डालोगे तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, और इंटीरियर विलेज में डालते हो तो वहाँ सब्सिडी भी आपको देंगे। तो इस तरह से बेनिफिट सब्सिडी का भी दिया जाता है एंड टैक्स रिलैक्सेशन भी उनको रहता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मिक्स इकोनॉमी में क्या किया, तो एडवांटेज जो थे दोनों मार्केट एंड सोशलिस्ट, उसको मिक्स कर दिया, है ना। जैसे हमारा इंडिया है, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं इंडिया में भी ये हम मिक्स इकोनॉमी चलाते हैं। अदर नेम उसका हम, जैसे हमने देखा आगे, कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि प्राइवेट के ऊपर भी इन लोगों का थोड़ा पावर रहेगा, उनके रूल्स रेगुलेशन रहेंगे। कंट्रीज में इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड, 3 कंट्री है जो आज ये मिक्स इकोनॉमी सिस्टम से अपने कंट्री को डेवलप कर रही है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, आज ऐसी कोई कंट्री नहीं बची कि जिसमें खाली मार्केट सिस्टम ही चलता हो या खाली सोशलिस्ट चलता हो, है ना। मोस्टली सब जगह पे ऐसा मिक्स हो गया है। तो इतने पॉइंट है इसमें, आई होप कि इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मिक्स इकोनॉमी क्या है। अभी इसके भी जो डिसएडवांटेज है वो हम देखते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं। तो 4 डिसएडवांटेज यानी लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि भी उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। पहला है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि प्रॉपर जो डेवलपमेंट ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलती, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पब्लिक एंड प्राइवेट काम साथ में करते हैं तो उसमें थोड़ा कोऑर्डिनेशन में लैकिंग आ जाता है। थर्ड है इकोनॉमिक पॉलिसी है वो इनकंसिस्टेंट रहती है। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई हम इस तरह से काम करें, पर प्राइवेट वाले सपोर्ट ना करें, गवर्नमेंट को लगे कि नहीं ये उसको चेंज करना चाहिए, तो वो पॉलिसी चेंज भी करते हैं। तो एक इनकंसिस्टेंसी रहती है पॉलिसी के अंदर। एंड जो ग्रोथ रेट है यहाँ पे कैसा रहता है, लो रहता है, कि इतना जल्दी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता। तो ये मिक्स इकोनॉमी के लिमिटेशन है ना। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा हुआ, और जितने भी टॉपिक है सभी यहाँ पे ऐसे, जैसे हमने 3 सिस्टम देखी आज, तो वो जो है उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से अगर याद कर ले, उसके पॉइंट याद रख लो, तो आप बहुत अच्छे मार्क इस चैप्टर में से भी कवर कर सकते हैं, है ना। तो चलो, आई होप कि आपने ये चैप्टर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।